और एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी जैसे कि बहुत कम टाइम है जिनका भी मेंस होगा, जो दे रहे हैं मेंस, तो क्या सिर्फ नोट्स पढ़ के किसी कोचिंग के मेंस निकाला जा सकता है? लेकिन जिनका नहीं भी निकल रहा है तो उनके लिए अब 1 साल का टाइम है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। 2026 का प्रीलिम्स अगले साल फरवरी में होगा, अभी हम फरवरी में ही हैं, तो 1 साल सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं पढ़ सकते आप। तो अब आपको ऐसा मेंस तैयार करना है कि जब आपका 26 का प्रीलिम्स हो तो आपका मेंस ना रुके। इसीलिए मेंस की तैयारी मेरे हिसाब से अब सबको करनी है। साइंस की कॉपी है मेरी यूनिट 1, 2, 3 की ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो इसमें भी आप देख सकते हैं वही सारी चीजें मैंने फॉलो की हैं। जहाँ जरूरत लगी है डेफिनेशन की, वहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है। जहाँ जरूरत लगी है पॉइंट वाइज लिखने की, तो पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं। सेम मेरे घर वालों की तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि तुम आओ और हमें तुम्हारी शादी करनी है। उनकी तरफ से बस हमेशा सपोर्ट था कि हाँ तू कर, देखो जब तक करना है कर। मेरे पापा से जब भी कोई बोलता था कि अब बुला लो शादी करना है, मेरे पापा का यही जवाब रहता था कि अभी वो पढ़ रही है, उसका जब तक मन पड़ेगा तब तक पढ़ेगी वो, हम नहीं करते शादी। अरे वाह। तो वही। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारे साथ एमपीपीएससी 2022 में सिलेक्टेड आयुषी अग्रवाल मैम है। तो आज मैम आपको गाइड करेंगी। और जैसे कि आपको भी पता है कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है 2025 का, और सबके सामने यही क्वेश्चन है कि अब मेंस स्टार्ट कैसे किया जाए। तो आज मैम की कॉपी भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे आंसर राइटिंग की, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, कितने टेस्ट दे, इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच ज्योति। बताइए कहाँ से शुरू करना है? मैम अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से? सबसे पहले तो मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है। मैं अनूपपुर जिले से ही दतेरी तहसील से रहने वाली हूँ। मेरा हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में चयन हुआ है। मैंने अपनी तैयारी 2019 से शुरू की थी। मैंने अपना पहला प्रीलिम्स 2020 में दिया था, जो क्लियर नहीं हो पाया था। 2021 में मैं इंटरव्यू तक गई, मेरा एक पोस्ट पे वेटिंग था, और 2022 में मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सिलेक्शन मिला है मुझे। ओके। तो मैम आप ये बताइए कि कोई भी जो एमपीपीएससी की तैयारी करने का सोचता है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करने का सही तरीका क्या है, कैसे निकाले? और अभी आपने प्रीलिम्स का पेपर भी देखा होगा 2025 का, तो अभी के मतलब सिनेरियो को देखते हुए कि अभी 25 में कैसा पेपर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी चाहिए? किसी भी एग्जाम की सही तैयारी करने का सबसे पहला तरीका तो है जो भी हमें सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस को डिकोड करना। पहले हमको उस पूरे सिलेबस को डिकोड करना है, उसके एक एक शब्द जो जो दिया है उस सबको तैयार करना है। सबसे पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, उसके बाद हमारी असली तैयारी शुरू होती है। जब हमारे दिमाग में चीजें होंगी उसके बाद ही हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो जब हम सिलेबस एक बार पढ़ लिए उसके बाद अब हमको करनी है प्रैक्टिस। मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं हमको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उनसे 4-5 क्वेश्चंस तो सीधे उठ के भी आ जाते हैं कभी कभी। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो वो आपको दिशा देते हैं कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। हर टॉपिक के जो मल्टीपल एमसीक्यूज रहते हैं, पुणेकर की बुक ले लिया या घटना चक्र ले लिया, अगर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो हमको हर सब्जेक्ट की घटना चक्र लगानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने शुरुआती दौर में अपने घटना चक्र लगाई थी हर सब्जेक्ट की। उसके बाद जब हम 2-3 बार ऐसे तैयारी कर लेते हैं तो। हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो गया है और पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस भी आ गया है। इस विश्वास दिवस पर पीडब्ल्यू एमपी एग्जाम वाला की तरफ से आपको मिल रहा है हर बार से ज्यादा डिस्काउंट, वो भी 75%। एमपीपीएससी और एमपीएसआई के सारे बैचेस, इनके बैचेस पर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, मेंस प्रैक्टिस, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। ये सारे बैचेस है। सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2026 9,999 का, और आपको मिल रहा है 3,999 में। एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2025 6,999 का, और आपको मिल रहा है 1,999 में, 2,000 से भी कम प्राइस पे।
गर्व MPSI फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 3,999 का, और आपको मिल रहा है 999 में। इस डिस्काउंट के ऊपर अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड PSC वाली यूज करेंगे तो आपको 1,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा MPSI और MPPSC के सारे बैचेस पर। इन सारे बैचेस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, ग्रैब नाउ। अगर आपको घटना चक्र नहीं भी लगानी है तो आप कोशिश करिए कि एग्जाम से पहले 30 से 40 FLT सॉल्व करिए। FLT सॉल्व करना कंपलसरी है। वो आपकी जो तैयारी है उसको डायरेक्शन देगा कि आपको किस दिशा में जाना है, कहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ से गलत हो रहे हैं। जब आप FLTs लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो सिर्फ पढ़ते जाएंगे और सिर्फ पेपर के दिन क्वेश्चन लगाएंगे, आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी तैयारी में कमी है, कहाँ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम FLT सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको क्या गलती एग्जाम में नहीं करनी है। जैसे अगर हमने FLT सॉल्व की है तो हमको समझ में आएगा हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीख गए तो हम वहाँ गलती नहीं करेंगे। इसीलिए एग्जाम से पहले अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है तो मेरा मानना है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन FLT सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप मार्केट में FLTs मिलते हैं, वो लेके आइए, 30 से 40 FLTs लेके आइए, उसको सॉल्व करिए, उतना सफिशिएंट है। मैम, प्री के लिए ये तो रही कि पढ़ने का तरीका सही कि कैसे पढ़े, लेकिन अगर सोर्स की बात आती है, नोट्स की, तो प्री के लिए नोट्स या बुक लिस्ट कैसे तैयार करें और कितने नोट्स पढ़े प्री के लिए? जैसे 10 यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दो। और आपने लूसेंट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मेरा ये मानना है कि ये सबका अलग अलग होता है कि आपको किस सोर्स से पढ़ना है, आप किस पे कंफर्टेबल हो। बस आपको ये करना है, ये गलती नहीं करनी है कि अगर आपने इस प्रीलिम्स में एक सोर्स से पढ़ा, नेक्स्ट प्रीलिम्स में सोर्स चेंज कर दिया, ये नहीं करना है। अगर आपने आज एक बुक से पढ़ा है तो आपको कल भी, परसों भी, नरसों भी उसी बुक से पढ़ना है। 5 अलग अलग बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 5 टाइम पढ़ो। वो आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें भी सहायता प्रदान करेगी। और वही चीज जब हम 10 बार पढ़ते हैं तो वो चीज हमको याद होने लग जाती है। लेकिन अगर हम हर बार सोर्स चेंज करेंगे तो फिर वो हमको हर बार उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमने पहली बार की थी। दूसरी चीज, मैं अगर लूसेंट की बात करती हूँ तो मैंने पर्सनली लूसेंट नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लूसेंट पढ़ते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ना पढ़ें अगर उनको लूसेंट से समझ में आ रही है चीजें। जैसे मेरे जो नोट्स हैं मुझे उससे समझ में आता था तो मैं उससे पढ़ती थी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री लूसेंट से पढ़नी है, ज्योग्राफी लूसेंट से पढ़नी है, तो उससे भी पढ़ना सफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उससे पढ़ेंगे तो वो नहीं आएगा, आएगा उसी से आएगा। लेकिन मैं बस ये बोलती हूँ कि अगर आप आज लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो फिर कल भी आप लूसेंट से ही पढ़िएगा, कल आप सोर्स चेंज मत करिएगा। मतलब आपको एक ही बुक से पढ़ना है हमेशा। मैम, जैसे अभी आपने देखा होगा MPPSC 2025 का प्रीलिम्स हुआ है, तो किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है? एक मतलब मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकता है? कोचिंग वाले सब अलग अलग बता रहे हैं कट ऑफ, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो 2024 में कट ऑफ था उससे तो कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर पिछले बार की तुलना में कम टफ था। लेकिन अब आयोग के ऊपर है कि वो कैसा क्या देता है। अगर मेंस की तैयारी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अब मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, भले उनका प्रीलिम्स निकल रहा हो या ना निकल रहा हो। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो आपको मेंस के लिए 3 महीने हैं, तो वो तो बहुत जरूरी है कि आप एकदम जी जान लगा के मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जिनका नहीं भी निकल रहा है तो उनके लिए अब 1 साल का टाइम है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। 2026 का प्रीलिम्स अगले साल फरवरी में होगा, अभी हम फरवरी में ही हैं, तो 1 साल सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं पढ़ सकते आप। तो अब आपको ऐसा मेंस तैयार करना है कि जब आपका 26 का प्रीलिम्स हो तो आपका मेंस ना रुके। इसीलिए मेंस की तैयारी मेरे हिसाब से अब सबको करनी है, जिसका प्रीलिम्स निकल रहा है उसको भी और नहीं निकल रहा है उसको भी। तो आइए आप जानते हैं कि मेंस के बारे में, कि मेंस कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि मैम ऑलरेडी 2022 में सिलेक्टेड है और मैम ने 4 मेंस लगातार लिखे हैं। तो आप मेंस कहाँ से स्टार्ट करें? तो अब स्टार्टिंग कैसे करें? नोट्स ढूंढने से लेके अपने नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, ये पूरी प्रोसेस कैसे किया जाए? ठीक है।
कि यहाँ पे भी मैं 2 लोगों की बात करूंगी, एक उनका जिनका मेंस है और एक उनका जिनका मेंस नहीं है। जिनका मेंस है उनके लिए तैयारी के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से जिनके पास 3 महीने हैं उन्होंने अपनी मेंस की तैयारी पहले से ही की हुई है, पहले से ही उन्होंने शुरू कर दी होगी अपनी मेंस की तैयारी, कम से कम एक बार तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या करना है, उनको लगानी है टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग में XYZ। मैं किसी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी कोचिंग में जाएं, ऐसा किसी भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कहीं और जाएं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कहीं भी, बस आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल्ड हैं तो ये राइटिंग प्रैक्टिस आप सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं रूम पे बैठ के लिख लूंगा टाइमर लगा के, तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, तो आप रूम पे बैठ के भी टाइमर लगा के किसी भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए कहीं का भी, या तो पिछले साल का या कहीं कोचिंग का ले आइए, आप रूम पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। लेकिन बहुत सारे 99% ऐसे लोग होते हैं जो काम चोरी करते हैं इस चीज में, कि रूम में अगर बैठ के लिख रहे हैं तो वो 10 मिनट की चीज 20 मिनट में लिखेंगे। तो इसीलिए मेरा पर्सनली मानना है आप किसी भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बस उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपने आप को बांध लीजिए। उन्होंने जो शेड्यूल दिया है, अगर आपने 4 दिन में आपको नेक्स्ट टेस्ट है तो 4 दिन में आप वो पोर्शन कंप्लीट करिए और जाके टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपका सिलेबस भी कवर होगा, और जो 3 महीने आपको मिले हुए हैं उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा विथ राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसीलिए मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। दूसरे वो लोग जिनका अगले साल मेंस है, तो वो अब ऐसा मतलब स्टार्टिंग में उन चीजों को उठाएं जो वीक हैं, जिनमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अभी नया नया है, हम टाइम दे पाएंगे किसी चीज को। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी हिस्ट्री वीक थी, तो अगर मेरे लिए ये टाइम होता तो मैं पहले हिस्ट्री उठाती, हिस्ट्री को आराम से कंप्लीट करती 1-2 महीने में, फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स उठाती। बस अब पढ़ना है और लिखना है। मेंस का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेंस का मतलब लिखना भी है। क्या मतलब रह जाएगा उस ज्ञान का जिसको आप पेपर पे ही नहीं उतार पाओगे। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना, स्पीड मेंटेन करना, राइटिंग मेंटेन करना, सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर अगर हम बात करते हैं राइटिंग की, तो लोग बोलते हैं राइटिंग मैटर करती है मेंस में, तो बिल्कुल मैटर करती है मेरे हिसाब से। अगर आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे से लिखा है तो आपके नंबर्स कहाँ कटेंगे, वो राइटिंग में। लेकिन सिर्फ राइटिंग नहीं मैटर करती है। अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है तो थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है कि रीडेबल हो जाए, क्योंकि वहाँ जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर हैं वो सब 60+ होते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग ने उन्हें परेशान किया तो वो आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनको समझ में आए। जरूरी नहीं कि आप मोती जैसे अक्षर लिखो, क्योंकि वो इतने स्पीड में लिखना होता है हमें वहाँ, और इतना सारा लिखना होता है कि वो हो भी नहीं पाएगा आपकी मोती जैसी राइटिंग। लेकिन इतनी भी बुरी ना हो कि समझ ही ना आए सामने वाले। तो बस नॉर्मल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए राइटिंग। नोट्स कैसे सिलेक्ट करें मेंस के लिए? ठीक है, मेंस के लिए भी अगेन वही प्रीलिम्स का फंडा अपनाना है अपन को। हमने एक बार जिससे पढ़ा है उसी से पढ़ना है, जिससे आपको समझ में XYZ। अगर आपको किसी बुक से समझ में आता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी की बात करूं, अगर आपको M लक्ष्मीकांत की बुक से समझ में आती हैं चीजें, आप उससे पढ़ें। लेकिन अगर आपने आज उससे पढ़ा है तो फिर आप कल भी उसी से पढ़ना, परसों भी उसी से पढ़ना, उसी से पढ़ना। हमको एक नोट्स में ही स्टिक रहना है, अलग अलग बार बार चेंज नहीं करना है। अगर आपको किसी कोचिंग के नोट से समझ में आ रही हैं चीजें, वो सबका अपना अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि हमको कौन सी कोचिंग के नोट्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कौन सी कोचिंग के नोट्स हमारे लिए ज्यादा फ्रेंडली हैं। तो आपको अपने फ्रेंडली होने के हिसाब से ही समझना है कि आपको कौन सी नोट्स प्रेफर करने हैं। मैम, और एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी जैसे कि बहुत कम टाइम है जिनका भी मेंस होगा, जो दे रहे हैं मेंस, तो क्या सिर्फ नोट्स पढ़ के किसी कोचिंग के मेंस निकाला जा सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एक बच्चों में मिथ है कि आपको अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। फिर लोग ऐसे होते हैं कि एक कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें भी शॉर्ट करते हैं, वो भी शॉर्ट 3 लेवल पे नोट्स बना के अपनी तैयारी करते हैं। मैंने मतलब कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने सिर्फ कोचिंग के नोट्स से ही पढ़ाई की है, क्योंकि
मुझसे नहीं हो पाता था कि मतलब वही कोचिंग के नोट्स में पढ़ रही हूँ, फिर उसी को मैं लिखूं अलग से, फिर उसी को शॉर्ट करूं। वो मेंस के जो हमारे 6 दिन होते हैं, लोग बोलते हैं उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ पाएंगे मतलब पूरे नोट्स हाँ। के साथ में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे जैसे, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं भी सोचती थी यार मैंने तो नोट्स नहीं बनाए हैं, बच्चे तो नोट्स बनाते हैं और सब यही बोलते हैं कि बिना नोट्स बनाए सिलेक्शन नहीं होगा, तो कैसे होगा। लेकिन मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे जैसे हैं कि आपसे नोट्स नहीं बन पाते हैं, हाँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिना नोट्स बनाए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। बस आपको काम चोरी नहीं करनी है। अगर आप किसी कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हैं तो आप उसी को इतने बार पढ़ लीजिए कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ये चीज लोगों को ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ नोट्स बनाने के लिए मना कर रही हूँ, पढ़ने के लिए नहीं। हाँ। बच्चे ये सोच ले कि मैडम ने तो बोला था कि नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, कोचिंग के नोट्स से भी पढ़ा जा सकता है। अगर आपने कोचिंग के नोट्स एक बार पढ़े और फिर नोट्स नहीं बनाए अपने, और आपने सोचा कि एक बार तो मैंने पढ़ लिया है तो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। उस कोचिंग के नोट्स को भी आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा कि आपके दिमाग में वो चीजें आ जाए। जब आप वो 6 दिन में रिवाइज करो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े उस पेज को। मतलब वो पेज आप खोलो कोचिंग के नोट्स का, तो आप बस ऐसे पलट दो, कुछ चीजें हाईलाइट कर लो। रिवाइज कैसे होगा उन 6 दिनों में? रिवाइज हर चीज नहीं हो पाती है। उन 6 दिनों में पढ़ाई नहीं होती। उन 6 दिनों में बस हम ये करते हैं, अपने मन को तसल्ली देते हैं कि यार कल पेपर है तो आज थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा। तो उन 6 दिनों में आप वो चीजें रिवाइज कर सकते हो जो आपकी वीक है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो सेकंड पेपर में 2 पोर्शन होते थे, एक पॉलिटी का, एक इकोनॉमी का। तो मेरी पॉलिटी ठीक थी, मेरी इकोनॉमी वीक थी, तो मैं कोशिश करती थी मेरी इकोनॉमी रिवाइज हो जाए, पॉलिटी नहीं भी होगी तो मैं लिख लूंगी। तो ऐसे करके आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत, सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या पोर्शन वीक है, क्या ज्यादा स्ट्रांग है। उन सारी चीजों को मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और मेंस के लिए कितने टेस्ट दे एटलीस्ट? एटलीस्ट मेरे हिसाब से पार्ट वाइज टेस्ट दे ले। हाँ। जितने भी पार्ट हैं, जैसे अभी 4 पेपर के 2-2 करके 8 पार्ट ही हो गए, एक हिंदी का, एक निबंध का, तो 10 ये टेस्ट तो दे ही दे। उसके बाद एफएलटीज जो होती हैं 6, उसमें जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे पूरा नहीं लिख पाते हो तो फिर वो एफएलटी भी दो जाके 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम पार्ट वाइज देंगे तो वो तो 1.5 घंटे के पेपर होंगे। तो आपको अगर लग रहा है कि आप 3 घंटे 6 दिन नहीं लिख पाओगे तो वो 6 दिन आप एफएलटी भी दो। ओके। जो भी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनके सामने फैमिली प्रेशर और टफ टाइम बहुत ही ज्यादा आता है। तो उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, अपने मन को कैसे समझाए कि हो जाएगा और यही करना है, कैसे टिके रहे अपने डिसीजन पे? देखिए, मतलब कोई भी एस्पिरेंट है तो उसके लिए सफलता तक पहुंचने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, पहला लक्ष्य निर्धारण। आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करके ही इस फील्ड में आना है। अगर आपने ये सोचा कि मुझे पैसे कमाने हैं यार, मुझे रुतबा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये सारी चीजें अगर सोच के आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो अगर आपका 1-2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका वो टूट जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि पैसे तो कहीं से भी कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, स्ट्रॉन्ग मोटिव जैसे घर वालों का सपना है, जनसेवा सच में भी करनी है, तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो वो लक्ष्य निर्धारण आप पहले से कर लीजिए। सोच लीजिए कि मैं इस फील्ड में क्यों आ रहा हूँ, और उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपनी तैयारी में निरंतरता रखनी है। आज पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा। मैं बोलती हूँ जरूरी नहीं है कि आप रोज 12 घंटे पढ़ो, आप 2-3 घंटे पढ़ो रोज, लेकिन रोज पढ़ो। निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता रखो अपनी पढ़ाई में, काम चोरी नहीं करनी है हमें। मतलब कि आज पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, 1-2 घंटे पढ़ के बहुत पढ़ लिया, ऐसा निरंतरता रखनी है। तीसरी चीज, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। आपने एक बार दिया, आपका प्री नहीं हुआ, दूसरी बार दिया, फिर प्री नहीं हुआ, तीसरी बार दिया, मेंस नहीं हुआ। तो मैं मानती हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट रही हूँ काफी सालों से, तो मुझे पता है पेशेंस टूट जाता है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और वो पेशेंस कब कंटिन्यू रह पाएगा? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा। वही पहली वाली बात, लक्ष्य निर्धारण जब आपके पास होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, तो वो पेशेंस रहेगा।
दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं घर वालों के सपोर्ट की, घर वालों ने हमें इतना दूर भेजा है तो भरोसा करके भेजा है, तो पहली चीज हमें उनके भरोसे को कायम रखना है कि उन्होंने भेजा है हमको तो किस लिए भेजा है, ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, इंजॉयमेंट्स भी बहुत जरूरी होती है लाइफ में, दोस्तों के साथ बैठो, चिल करो, सारी चीजें करो, लेकिन अपना वो फर्स्ट मोटिव हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। घर वालों का भरोसा कभी नहीं तोड़ना है हमें। दूसरी चीज, हमें घर वालों को थोड़े रिजल्ट तो देने पड़ेंगे, थोड़े, मतलब ऐसा नहीं कि 4 साल से आप प्री दे रहे हो आपका प्री ही नहीं निकल रहा है, तो वो एक टाइम के बाद घर वालों का भी भरोसा थोड़ा डगमगाने लग जाता है। अगर आपका प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, फिर भी वो थोड़ा पेशेंस रख लेंगे। हाँ। लेकिन उनको रिजल्ट तो चाहिए होता है। अब वो इतने साल से भी वेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस का, आपके लिए इतने पैसे दे रहे हैं, आपके लिए पेशेंस रखे हुए, समाज के ताने सुन रहे हैं। अगर लड़का है तो भी ठीक है, लड़की को पढ़ाना आजकल बहुत ज्यादा वो है कि घर वालों ने लड़की को इतना दूर भेजा, इंदौर जैसे शहर में, समाज के ताने, शादी क्यों नहीं कर देते। मेरी खुद ही एज हो गई थी, कितना प्रेशर था मेरे घर वालों पे कि अब इतनी एज हो गई, अब उसको बुलाओ, शादी कराओ, लेकिन मेरे घर वालों की तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि तुम आओ और हमें तुम्हारी शादी करनी है। उनकी तरफ से बस हमेशा सपोर्ट था कि हाँ तू कर, देखो जब तक करना है कर। मेरे पापा से जब भी कोई बोलता था कि अब बुला लो, शादी करना है, मेरे पापा का यही जवाब रहता था कि अभी वो पढ़ रही है, उसका जब तक मन पड़ेगा तब तक पढ़ेगी, वो हम नहीं करनी वो शादी। अरे वाह। तो वही घर वालों का सपोर्ट ऐसे बहुत जरूरी होता है, मेंटली, इमोशनली, तो घर वालों का सपोर्ट तो चाहिए होता है, लेकिन वो सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप उनको थोड़े तो रिजल्ट दोगे। ओके। आपका स्टडी रूटीन क्या रहता था सुबह से लेकर रात तक का, और क्या ग्रुप स्टडी जरूरी है? जैसे किसी का ग्रुप नहीं होता है तो वो बहुत परेशान रहते हैं ग्रुप वाले लोगों को देख के कि यार काश मेरा भी ग्रुप होता, या ग्रुप में पढ़ने से निकलता है, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? आपने ग्रुप स्टडी की थी कि अकेले? मैं अकेले पढ़ने वाली हूँ थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा है कि ग्रुप स्टडी नहीं कर पाती हूँ मैं। ग्रुप डिस्कशन कर सकती हूँ, लेकिन ग्रुप स्टडी, दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप स्टडी, एक होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप स्टडीज की आप 4-5 लोग बैठे हो और सब पढ़ रहे हो, तो वो सब बहुत हौच पौच हो जाती हैं चीजें, लेकिन वही 4-5 लोग अपने अपने घर से पढ़ के आए और एक टाइम डिसाइड करके बैठे और बोले चलो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे, तुमने जो पढ़ा उस टॉपिक पे करेंगे, तुमने जो पढ़ा उस टॉपिक, वो प्रोडक्टिव होता है। लेकिन वहीं अगर आप एक बुक रख के 4-5 लोग बैठ गए तो वो मेरे हिसाब से वो स्टडी नहीं होगी, वो टाइम पास होगा। तो ग्रुप स्टडी जरूरी नहीं है, ग्रुप डिस्कशन जरूरी है। दूसरी चीज, अगर किसी के पास ग्रुप नहीं है तो मैंने तो कभी नहीं की ग्रुप स्टडी। मैं अकेले पढ़ने वाली इंसान हूँ, मुझे मेरी बुक्स के साथ अकेले अच्छा लगता है, तो मैं नहीं कर पाती ग्रुप स्टडी। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बोलते थे चलो साथ में पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलती थी उनको कि पढ़ लेते हैं अपना, फिर बैठ के डिस्कस कर लेंगे, लेकिन साथ में बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये भी कब हो पाएगा, एग्जाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले। एग्जाम के 10 दिन पहले अगर आप बोलो कि ग्रुप स्टडी कर लेते हैं तो वो टाइम वेस्ट ही होगा आपका, वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपका मॉर्निंग टू नाइट स्टडी रूटीन की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टार्टिंग जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तब आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो आपके 6-7 घंटे तो कोचिंग में ही लग जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि आप मिनिमम 4-5 घंटे तो रूम पे पढ़ो ही, क्योंकि कोचिंग में तो सिर्फ हमें पढ़ाया गया है, हमने थोड़ी पढ़ा है। तो उसके बाद 4-5 घंटे घर में। तो जब मैं कोचिंग करती थी तब टोटल मिला के 10-12 घंटे हो जाते थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सेल्फ स्टडी की, तो अगेन कोचिंग वाले हमको सिर्फ बात दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो हमको खुद है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ स्टडी में भी जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन वही चीज जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो वो धीरे धीरे टाइम अपना खुद ही कम होता जाएगा। और हमें कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, ये हमारा खुद का है, सबका अपना अपना अलग अलग है। मैं ये नहीं बोलती कि आप 12-13-14 घंटे पढ़ें, आप 4-5 घंटे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बस ये बोलती हूँ कि आप जितना भी पढ़ें प्रोडक्टिव होना चाहिए वो। अगर आप 12 घंटे पढ़ के भी प्रोडक्टिव नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस 12 घंटे का कोई मतलब नहीं है। आप भले 4-5 घंटे पढ़ें, लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो हमको समझ में आना चाहिए। हॉबीज वगैरह है?
आंसर राइटिंग की, तो इनको हम देखेंगे कि किन बातों का ध्यान रखें आंसर राइटिंग करते समय। मैम आपको बताएंगे कि आंसर कैसे लिखने चाहिए और उन्होंने कैसे लिखे हैं और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। की कॉपी है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। इस पे ये 3 मार्कर है। 3 मार्कर हमें ऐसे लिखने हैं जिसमें डेफिनेशन के फॉर्म में चीजें पूछ रही हैं उसमें डेफिनेशन देनी है, और जिसमें हमें ऐसा कि हम 3 पॉइंट बना सकते हैं तो उसमें हमको पॉइंट वाइज देना है। ना सारे आंसर्स पॉइंट वाइज में लिखने हैं ना पूरे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने हैं, दोनों मिक्स करते हुए हमको चीजें देनी है। फिर उसके बाद अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो 5 नंबर में हमको बहुत शॉर्ट स्पेस दिया रहता है, एक पेज में 2 आंसर लिखने होते हैं, तो हमको सारी चीजें कवर करते हुए लिखना है। फ्लो चार्ट का यूज करें अपने इसमें, जिसमें हमें सारी चीजें अच्छे से दिखें, उभर के आए, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको सारी चीजें समझ में आए, और हर जगह अलग अलग, जैसे यहाँ पे अंतर की पूछा है तो उस पे ऐसे करके, इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अपने आधार बना सकते हैं अंतर के, उसके हिसाब से चीजें कर सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पे इस तरीके के फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। 5 नंबर में ये सारी चीजें बहुत अच्छी दिखती भी हैं, देखने में एक एक चीज अलग अलग समझ में भी आती है, और कम शब्दों में हम ज्यादा लिख भी पाते हैं। फिर हम 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 नंबर में तो हमको बहुत डिस्क्रिप्टिव रहना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रहने के साथ साथ हमको जरूरी है कि हम उसमें डायग्राम का इस्तेमाल करें जहां जरूरत हो फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें। जो चीजें हमको लग रही है ये बहुत जरूरी है उसको अंडरलाइन कर दें, जो हेडिंग वाला पोर्शन है उसको ऐसे बॉक्स में हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने में भी अच्छी लगती हैं, ये सारी चीजें से आंसर जो है आपके उभर के दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। तो ये अच्छी कॉपी के मतलब ऐसा होता है कि जो सामने वाला है उसको भी अच्छा लगता है पढ़ने में और नंबर देने में, इसीलिए थोड़ा ऐसा डायमेंशन हमको अलग अलग करके लिखना होता है अपनी कॉपी में। ये साइंस की कॉपी है मेरी, यूनिट 1, 2, 3 की ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें भी आप देख सकते हैं वही सारी चीजें मैंने फॉलो की हैं। जहां जरूरत लगी है डेफिनेशन की वहां डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, जहां जरूरत लगी है पॉइंट वाइज लिखने की तो पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं। सेम 5 नंबर में भी किया है मैंने, जहां लगा है कि क्वेश्चन अगर लग रहा है आपको क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उसमें ऐसा थोड़ा सा भी कुछ करके बस 2-4 शब्दों में ही आंसर लिखा जा सकता है जिससे क्वेश्चन छूटे ना और सारी चीजें कवर भी हो जाएं। ये ऐसे अगर गुण दोष जैसा कुछ पूछ रहा है तो उसको अलग अलग ऐसा पार्टीशन करके लिखा जा सकता है। ये अगेन 11 नंबर का है, तो इसमें भी जहां जरूरत हो डायग्राम बनाएं, अलग अलग लिखें। ये मैम अगर आप इंटरव्यू में आते हैं तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और मॉक देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आपका मेंस का रिजल्ट आता है। इंटरव्यू की तैयारी का फर्स्ट स्टेप आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करना। आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उसके बाद आप अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। आप अपना डेफ पूरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जब तक डेट नहीं आ रही आपके इंटरव्यू की, ये आपकी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद जब आपकी इंटरव्यू की डेट आ गई, आपको पता चल गया कि 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू है, आप मॉक देना शुरू करें। मॉक की अगर बात करूं कि कितने देने हैं, तो वो आपका अपना है कि आपसे बोलते आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपसे बोलते आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले आपको मोल्ड कर देते हैं, अपने हिसाब से रोबोट बना देते हैं वो, कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। इंटरव्यू इज कि आपको रियल रहना है, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो रहना है। आपका ज्ञान नहीं देख रहे हैं वो वहां पे कि आप कितने ज्ञानी हो, वो प्रीलिम्स मेंस में देख चुके हैं। आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं वो, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, और आप कितने नेचुरल हो वो देख रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है हमको। रियल रहना है, नेचुरल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और अपनी जो पर्सनैलिटी आपकी है वही उनके सामने प्रेजेंट करनी है। मॉक आप जितना आपको अच्छा लगता है देना उतना दीजिए। बस एक चीज ऐड कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में बहुत जरूरी है। मेंस में जैसे मैंने बोला था कि ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है मेंस में, आप खुद पढ़े ज्यादा अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू में वही आप 4-5 लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करोगे करंट अफेयर्स के मुद्दों पे, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जरूरी है।
थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए और इतने अच्छे से रियल चीजें बताने के लिए, स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ये कि मैं बच्चों को कुछ बता पाऊँ। मैं बस लास्ट में बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि रुका वही है जो चला नहीं। तो इसीलिए आपको चलना है, अपना पाथ खुद बनाना है। अगेन वही, आपको हमेशा ये सोचना है कि आप यहाँ क्यों आए थे, अपना लक्ष्य निर्धारण करके पेशेंस रख के आगे बढ़ते जाना है, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू।